हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अपनी विजेंद्र सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे जो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, उन पे फिजिकल केमिस्ट्री का अपना सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था। उसके इससे पहले मैं 2 लेक्चर आपको पूरे कंप्लीट करवा चुका था। उसमें पहले में अपन ने पढ़ा था सॉल्यूशन के बारे में, टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, और दूसरे में अपन ने यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता की इकाइयों के बारे में अपन ने डिस्कस करा था या फिर पढ़ लिया था। आज अपन बात करेंगे सोल्यूबिलिटी की, सोल्यूबिलिटी या विलेयता। आज अपना टॉपिक रहेगा सोल्यूबिलिटी। विलेयता किसे कहते हैं? विलेयता एक निश्चित ताप पर रहती है। विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की सुनिश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा किसे कहेंगे? सोल्यूबिलिटी। एक निश्चित ताप पर विलायक की सुनिश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा या विलेय की मात्रा ही क्या कहलाती है? सोल्यूबिलिटी, या फिर इसको अपन क्या कहेंगे? विलेयता कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? विलेयता या सोल्यूबिलिटी अपन इसको कहेंगे। अब देखो, जब विलायक अधिकतम मात्रा में घुला हुआ रहता है, विलेय जब विलायक में विलेय अधिकतम मात्रा में घुला होता है, विलेय अपनी अधिकतम मात्रा में घुला होता है, अधिकतम मात्रा में घुला होता है उस समय जो विलयन बनता है उसको कहते हैं अपन संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन कहते हैं? संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको अपन कहते हैं। अपनी बात किसकी हुई थी? सोल्यूबिलिटी की। किसे कहते हैं सोल्यूबिलिटी? विलायक की सुनिश्चित मात्रा में घुली हुई, एक पहले अपन बोलेंगे, एक निश्चित ताप पर विलायक की सुनिश्चित या निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा ही क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाती है। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब मैंने कहा, अगर विलायक में दी गई विलायक की मात्रा में दिए गए ताप पर विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई है, तब अपन क्या कहेंगे? तब अपन कहेंगे जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन किस प्रकार का सॉल्यूशन होता है? वह एक संतृप्त विलयन होता है। क्लियर है ये बात सभी को? अब अपन बात करेंगे ठोसों की द्रव में विलेयता की। ठोसों की द्रवों में विलेयता। ठोसों की द्रव में विलेयता के बारे में अब अपन चर्चा करेंगे, या फिर अपन क्या करेंगे? ठोसों की द्रव में विलेयता के बारे में अपन बात करेंगे। अब देखो, सॉलिड की लिक्विड में, ये जो ठोस होते हैं, ठोसों की द्रव में विलेयता के बारे में अपन बात करेंगे। ठोस किस प्रकार से द्रव में घुलते हैं, तो अपन ऐसे कहेंगे 100 ग्राम एक निश्चित ताप पर, ठोसों की द्रव में विलेयता किसे कहेंगे? निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा ही ठोस की क्या कहलाएगी? ठोस की सोल्यूबिलिटी या विलेयता, या कहते हैं इसको सोल्यूबिलिटी कहलाती है, या विलेयता कहलाती है। बता सकते हो आप सभी किसे कहेंगे? सोल्यूबिलिटी। ठोस की सोल्यूबिलिटी यानी सॉलिड की सोल्यूबिलिटी इन लिक्विड, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो मैंने कहा 100 ग्राम द्रव्य विलायक में एक निश्चित ताप पर, पहले अपन क्या कहेंगे, टेम्परेचर क्या
करना चाहिए, क्योंकि तापमान बढ़ाओगे या फिर घटाओगे तो विलेयता बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो तापमान क्या रहना चाहिए, निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा ही उस ठोस पदार्थ की द्रव में क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। क्लियर है ये बात सभी को। अब अपन बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, प्रभावित करने वाले कारक किसको, ठोसों की द्रव में विलेयता को। तो क्या पढ़ेंगे अपन, ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे पहला कारक, द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, यानी विलेय और विलायक की प्रकृति। नेचर ऑफ solvent and solute, विलेय और विलायक की प्रकृति। देखो आपने पढ़ा है लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, इसको कहते हैं अपन समान को घोलता है, समान को घोलता है। यानी इसका मतलब क्या होता है, एक तो आयनिक यौगिक होते हैं या आयनिक ठोस होते हैं। कौन से ठोस होते हैं, आयोनिक सॉलिड होते हैं। और एक होते हैं, इसको अपन पोलर ध्रुवीय ठोस भी कहते हैं, अपन इनको क्या कहते हैं, ध्रुवीय ठोस। एक होते हैं सहसंयोजक, या फिर इसको अपन क्या कह देते हैं, इनको अपन क्या कहते हैं, कार्बनिक ठोस। देखो आयनिक ठोस किसमें घुलते हैं, हमेशा ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, पोलर सॉल्वेंट में। किसमें, ध्रुवीय विलायक, या इसको कहते हैं अपन पोलर सॉल्वेंट। जैसे H2O, जैसे H2O कैसा सॉल्वेंट है, ध्रुवीय विलायक। जैसे अपन बात करें यहां पर, जैसे ये है, इसमें कंटेनर में H2O, इसमें आपने नमक डाला NaCl, बताओ ये इसमें घुलेगा या नहीं घुलेगा, तो ये घुलेगा ना। ये आयनिक यौगिक, ये कैसा है, ध्रुवीय विलायक। कैसे घुलता है, क्योंकि इनके जो अणु और इनके जो आयन होते हैं और ये जो ध्रुव होता है, इनके मध्य कौन सी अंतःक्रिया होती है, द्विध्रुव अंतःक्रिया हो जाती है। कौन सी, इसको कहते हैं अपन आयन द्विध्रुव अंतःक्रिया। कौन सी अंतःक्रिया, आयन द्विध्रुव अंतःक्रिया। कौन सी अंतःक्रिया कहेंगे, आयन द्विध्रुव अंतःक्रिया। कैसे, देखो जल का अणु कैसा होता है, ध्रुवीय, ये H पर प्लस और OH पर क्या रहता है, माइनस। तो दो ध्रुव बने नहीं बने यहाँ पे, क्लियर। और Na क्या रहता है, Na प्लस के रूप में और Cl माइनस के रूप में। तो इनके मध्य क्रिया, ये आयन और ये द्विध्रुव, दो ध्रुव है ना, माइनस और प्लस, ये आयन और ये द्विध्रुव प्लस और माइनस। तो कौन सी क्रिया, आयन द्विध्रुव अंतःक्रिया होती है। और आयनिक ठोस किसमें, ध्रुवीय विलायक। बेस्ट एग्जांपल कौन है, H2O या जल। आयनिक ठोस जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, कारण आयन द्विध्रुव अंतःक्रिया के कारण। तो ये बात सभी समझ गए होंगे कि आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। आयनिक ठोस जैसे एग्जांपल मैं कहूं NaCl, मैं कहूं KCl, ये सब के सब कैसे ठोस हैं, जैसे K2SO4 कैसे हैं, AgNO3 कैसे ठोस हैं, सभी के सभी आयनिक ठोस। और सहसंयोजक अथवा जो कार्बनिक ठोस होते हैं वो किसमें घुलते हैं, ये कार्बनिक विलायकों में घुलते हैं, कार्बनिक विलायकों में घुलते हैं। और इनको ध्रुवीय कहते हैं, तो इनको कौन से विलायक कहते हैं, अध्रुवीय विलायक इनको अपन कहते हैं। जैसे आप बता देना, जैसे CCl4, जैसे बेंजीन, क्या होता है बेंजीन, C6H6,
जैसे क्लोरोफॉर्म CaCl3, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, ये कैसे विलायक हैं? ये हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इसमें कोई ध्रुव नहीं बनेंगे, इसमें कोई ध्रुव नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। तो इनमें कौन से यौगिक नहीं घुलेंगे? ये आयनिक किसमें? ध्रुव में घुलेंगे, इनमें नहीं घुल पाएंगे। इसमें कौन से सहसंयोजक अथवा कार्बनिक यौगिक ही घुलते हैं, जैसे आयोडीन, जैसे सल्फर, ये क्या है? आयोडीन, और ये क्या है? सल्फर। तो ये किसमें घुलते हैं? ये अध्रुवीय में घुलते हैं, और ये किसमें घुलते हैं? ध्रुवीय में घुलते हैं। तो ये क्या है? समान, लाइक, ये भी क्या है? आपस में समान, लाइक डिजोल लाइक, लाइक डिजोल लाइक, समान समान को घुलता है। आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे, और कार्बनिक यौगिक अथवा सहसंयोजक यौगिक या फिर अध्रुवीय यौगिक किसमें घुलेंगे? कार्बनिक विलायकों में, या फिर मैं कहूं अध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे। इनको ध्रुवीय कहेंगे, इनको अध्रुवीय। इनको क्या कहेंगे अपन? कार्बनिक। इनको बोल सकते हैं अकार्बनिक। बात समझ में आई? या सभी को कह सकते हो लाइक डिजोल लाइक। कैसे? समान समान को घुलता है। आयनिक यौगिक किसमें घुलते हैं? आयन द्विध्रुव अंतःक्रिया के कारण। और ये सहसंयोजक यौगिक अथवा कार्बनिक जो ठोस होते हैं वो किसमें? कार्बनिक में घुलते हैं। ये चीज आपको मैं क्लियर करवा चुका हूं। बात समझ में आई सभी को? अब अपन इसके नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं। ये सभी को नोट डाउन करना है। अगर किसी का रह जाता है तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो, बाद में आप बैठ करके इसको नोट डाउन कर सकते हो, या फिर मैं कहूं लिख सकते हो। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब कोई ठोस पदार्थ कब द्रव में घुलता है? कोई ठोस पदार्थ यानी कोई ठोस होता है, वो द्रव में कब घुलता है? कब वो द्रव में घुलेगा? तब उसकी एक कंडीशन आती है। दो एनर्जी होती है, एक तो लेटिस एनर्जी, इसको अपन कहते हैं जालक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है ये? जालक ऊर्जा। 11वीं क्लास में पढ़ा अपन ने। और एक होती है, एक कौन सी होती है? हाइड्रेशन एनर्जी, जलयोजन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? जलयोजन ऊर्जा। एक तो होती है हाइड्रेशन एनर्जी या जलयोजन ऊर्जा, और एक होती है जालक ऊर्जा। कोई ठोस द्रव में तब ही घुलेगा जब इसकी जलयोजन ऊर्जा इस जालक ऊर्जा से क्या हो? ज्यादा हो। जब किसी ठोस की जलयोजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से ज्यादा होती है तो वो ठोस द्रव में 100% घुलेगा। समझ में आई बात? अब मैंने कहा जलयोजन ऊर्जा, जब आयनिक ठोस अथवा कोई भी यौगिक जल में घुलता है और जल के अणुओं के साथ जो बंध बनाता है तो उस समय बंध बनते समय जो ऊर्जा मुक्त होती है वह ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा। जालक ऊर्जा किसे कहते हैं? जब एक मोल ठोस आयनिक यौगिक को उसके अवयवी आयनों में और उनकी गैसीय अवस्था में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही कौन सी ऊर्जा कहलाती है? जालक ऊर्जा कहलाती है। एक मोल ठोस आयनिक यौगिक को उसके अवयवी आयनों की गैसीय अवस्था में अलग पृथक करने में आवश्यक ऊर्जा ही जालक ऊर्जा, या फिर ये जो एक मोल ठोस गैसीय आयन है उनसे एक मोल आयनिक यौगिक का निर्माण कर दूं, जितनी ऊर्जा निकलेगी वो कौन सी ऊर्जा? जालक ऊर्जा। या फिर इनसे वापस इनके अवयवी आयन गैसीय अवस्था में ले जाओ, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता, जितनी ऊर्जा खर्च होगी वो कौन सी ऊर्जा? लेटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा। तो कब घुलेगा कोई आयनिक यौगिक या कोई ठोस पदार्थ द्रव में? जब उसकी जालक ऊर्जा से जलयोजन ऊर्जा क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ये जालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा मैंने आपको दोनों क्लियर करवा दी है। अब अपन बात करेंगे ताप का प्रभाव की। अब अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी ताप का प्रभाव। पहला कौन सा था? विलेय और विलायक की प्रकृति, दूसरा है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का
लिख रहा हूं जैसे एविले ठोस प्लस विलायक, और इनके मध्य कौन सा साम्य, ये क्या बनता है यहाँ पर विलयन। और इस अभिक्रिया में डेल्टा H प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। प्लस यानी डेल्टा H यानी ये कैसा हो सकता है, उष्मा शोषित भी हो सकता है यानी एंडोथर्मिक, और कैसा हो सकता है, उष्मा क्षेपी भी हो सकता है यानी एक्सोथर्मिक। दोनों चीजें यहां पर पॉसिबल है। यह प्रोसीजर जैसे डेल्टा H x किलो जूल पर मोल, x किलो जूल पर मोल ये ऊर्जा है। यहां पर ये डेल्टा H कैसा हो सकता है, यह अभिक्रिया उष्मा शोषी भी हो सकती है। उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए तो ये प्लस में आएगा, और ये अभिक्रिया कैसी हो सकती है, उष्मा क्षेपी भी। और बताओ आप उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए किस में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा, या फिर मैं कहूं किस में आएगा, ये माइनस में आएगा। ये चीज अपन जो 11th क्लास की थर्मोडायनेमिक्स या जो उष्मागतिकी पढ़ते हैं उसमें सभी अच्छे से पढ़ते हैं। क्लियर हुई ये चीज सभी को आपको। अब देखो, जब कोई एविले ठोस या कोई ठोस पदार्थ द्रव विलायक में घुलता है उस समय उनके मध्य निम्न साम्य एग्जिस्ट करता है, या फिर मैं कहूं निम्न साम्य पाया जाता है। क्लियर हुई ये बात। यहां पर उष्मा निकल भी सकती है, उष्मा क्षेपी डेल्टा H क्या होगा, उष्मा क्षेपी में डेल्टा H क्या होगा, उष्मा क्षेपी में नेगेटिव, और उष्मा शोषी में डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीजें हो सकती है। ये बात आप सभी को क्लियर हुई अच्छे से। अब देखो, इस आधार पर उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी के आधार पर देखो, अब यहां पर मैं बता रहा हूं जैसे उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एविले ठोस विलायक में घुल रहा है और उष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। ये मेरी बात आप समझ रहे हो ना, एविले ठोस है विलायक में घुल रहा है और साथ में उष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण, तब उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। अब उस अभिक्रिया में क्या करेंगे, ताप बढ़ाने पर एविले ठोस विलायक में ज्यादा घुलेगा और विलयन बनेगा, ज्यादा उष्मा का अवशोषण होगा। बात समझ में आई बात। यानी ऐसे उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाते हैं तो ठोस की द्रव विलायक में विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। ये बात समझ में आई या नहीं आई। जैसे मैं बात करूं इसके अंदर, जैसे NaCl ले लो, चाहे KCl ले लो, चाहे NH4Cl ले लो, चाहे AgNO3 ले लो, चाहे Ki ले लो, चाहे NaNO3 ले लो, ये सभी कैसे हैं, किसके अंतर्गत, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत आते, उष्मा शोषी एंडोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के ये अंतर्गत आते हैं। अर्थात जब इनको विलायक में घोला जाता है तो ताप बढ़ाने पर, उष्मा देने पर इनकी विलेयता बढ़ती है, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो बेसिकली ऑब्वियसली अपन यहां पर बोलेंगे कि इनका ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर है ये बात आपको सभी को। चलो अब अपन बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर मैं कहूं उष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के लिए, उष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के लिए ऐसी अभिक्रियाएं क्या होगी, जब एविले ठोस विलायक में घुलेगा, विलयन बनेगा, तब उष्मा बाहर निकलेगी। तब उष्मा क्या निकलेगी, बाहर। इनके लिए डेल्टा H का मान क्या होता है, नेगेटिव, और इनके लिए डेल्टा H का मान क्या होता है, पॉजिटिव। यानी जब एविले ठोस द्रव विलायक में घुलता है और विलयन बनता है तब उष्मा बाहर निकलती है। उष्मा क्या निकलती है, बाहर। ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे अपन, एक्सोथर्मिक। तो आप उष्मा बाहर निकल रही है, आप फिर भी उसको तापमान दोगे तो आप बताओ मेरे को, विलेयता बढ़ेगी क्या, नहीं, फिर तो विलेयता क्या होगी, घटेगी। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जब उष्मा ही बाहर निकल रही है तो उसका तापमान कम करेंगे तब उसकी विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी।
यदि आप बढ़ाते हो तापमान तो उसकी विलेयता क्या होगी, उन पदार्थों की विलेयता क्या होगी, घटेगी। जैसे इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, जैसे NaOH, जैसे लिथियम सल्फेट, जैसे कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैल्शियम एसीटेट, जैसे CaO, CaCO3। ये सभी के सभी पदार्थ कैसे हैं, जब इनको द्रव्य विलायक में घोला जाता है, जल में घोलते हैं तो उष्मा बाहर निकलती है। आप जानते हो चूना है, ये चूना पत्थर, इसको जल में डालोगे तो उष्मा तेजी से वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, देखा भी होगा आपने सबने। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, उष्मा क्षेपी। तो बताओ उसका तापमान और बढ़ाओगे तो वो घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा, उसका तो तापमान कम करने पर वो घुलेगा। तो ये सभी रिएक्शन ऐसी हैं कि इनका तापमान घटाने पर विलेयता बढ़ती है और तापमान बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, घटती है। ये चीज आप सभी को क्लियर हुई। अब इसमें एक नोट लिखवाऊंगा मैं। एक लवण होता है ग्लूबर लवण, नोट ये है, एक साल्ट है, कौन सा, ग्लूबर लवण, ग्लूबर लवण। अब इसकी विलेयता के बारे में एक अपने को बिंदु ध्यान रखना है। ग्लूबर लवण क्या होता है, Na2CO3 डॉट, इसके साथ कुछ क्रिस्टलन का जल के अणु जुड़े हुए रहते हैं। तो इसके विलेयता के बारे में कुछ चीजें अपने को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। इसके साथ 10 जल के अणु जुड़े हुए रहते हैं और ये सोडियम सल्फेट को अपन क्या कहते हैं, Na2SO4, इसी को क्या कहते हैं अपन, ग्लूबर लवण। अब देखो इसकी विलेयता के बारे में एक कथन ये है कि 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक, तो इस ताप तक तो इसकी विलेयता क्या होती है, इसकी विलेयता क्या होती है, विलेयता बढ़ती है। यानी जो ग्लूबर लवण है, सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O है, उसकी 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक तो विलेयता बढ़ती है। यदि फिर भी आप ताप बढ़ाने लग जाओ इस ताप से ऊपर, तब विलेयता क्या होने लग जाएगी, किस ताप से, 32.4 से आप ज्यादा बढ़ाने लग जाओ तब विलेयता क्या होगी, विलेयता तब क्या होने लग जाएगी, घटने लग जाएगी। और इसका एग्जैक्ट कारण है विलेयता घटने का कि इस ताप से ऊपर के ताप पर यदि आप इसको गर्म करोगे तो क्या होता है, ये जो क्रिस्टलन का जल है उसको ये क्या कर देता है, त्याग देता है। इसी कारण इसकी विलेयता घट जाती है। और इसके इस ताप को अपन कौन सा ताप कहते हैं, इस ताप को अपन इसका संक्रमण ताप या ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहते हैं। इस चीज को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनना। ग्लूबर लवण की जो सोल्युबिलिटी है वो अपने आप में एक थोड़ी विशेष है। इसको 32 सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O को ग्लूबर लवण कहते हैं, सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O। इसको 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करते हैं तो इसकी विलेयता क्या होती है, राइज होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। यदि उसके बाद भी अपन इसको गर्म करें 32.4 डिग्री के ऊपर के तापमान पर, तब इसकी विलेयता क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। वो घटने का कारण यह है, यदि इसे 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप से ऊपर गर्म करा जाता है तब ये क्रिस्टलन के जल के अणु जो 10 है उनको त्याग देता है और इसकी विलेयता क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। और इस 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को इसका कौन सा ताप कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर या फिर मैं कहूं संक्रमण ताप। ये चीज आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। ये थी ठोसों की दरों में विलेयता और विलेयता को प्रभावित करने वाले दोनों कारक। क्लियर है ये बात सभी को। अब अपन बात करते हैं गैसों की विलेयता की। ये बात किसकी हो गई, ठोसों की विलेयता की। अब अपन बात करेंगे गैसों की विलेयता की। अब अपना टॉपिक है गैसों की द्रव्यों में विलेयता।
गैसों की दरों में विलेयता। अब देखो गैसीय द्रव्य में घुल करके वास्तविक विलयन बनाती है। कौन सा विलयन बनाती है? ट्रू सॉल्यूशन, या इसको क्या कहते हैं अपन? वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशन। अब अपन कोलाइडी स्टेट जो पृष्ठीय रसायन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडी सॉल्यूशन और सस्पेंशन या निलंबन, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। एक बार फिलहाल ये ध्यान रखना, गैसीय द्रव्य में घुल करके कौन सा सॉल्यूशन बनाती है? वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशन। जो गैसेज होती है वो जल में घुल करके, द्रव जल में घुल करके कौन सा सॉल्यूशन बनाती है? वास्तविक विलयन बनाती है, ट्रू सॉल्यूशन बनाती है। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब देखो गैसों की दरों में विलेयता को एक गुणांक द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? एक गुणांक, और उस गुणांक को अपन कहते हैं अवशोषण गुणांक। कौन सा गुणांक कहते हैं उसको अपन? अवशोषण गुणांक कहते हैं। अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट उसको अपन कहते हैं। किसे कहते हैं अवशोषण गुणांक? इसकी डेफिनेशन अपने को आनी चाहिए। किसे कहेंगे? एक निश्चित ताप पर यह कार्यक्रम होता है, तो अपन कह सकते हैं एक निश्चित ताप पर विलायक होता है, उसके निश्चित आयतन में घुली हुई गैस का जो एक निश्चित आयतन होता है वो ml में होगा या फिर क्या होगा? घन सेमी में होगा। तो अपन कहेंगे विलायक के घन सेमी, या फिर मैं कहूं 1 ml या 1 घन सेमी लिखें, 1 घन सेमी या 1 ml में उपस्थित गैस की घन सेमी, या फिर मैं कहूं ml में मात्रा ही उस गैस का, मात्रा को ही क्या कहते हैं? सीधा मात्रा ही क्या कहलाती है? अवशोषण गुणांक कहलाती है। अवशोषण गुणांक कहलाती है। बड़ी आसानी से ये डेफिनेशन बोल सकते हैं। भाई विलायक के 1 घन सेमी में उपस्थित गैस की घन सेमी में मात्रा, या विलायक के 1 ml में उपस्थित गैस की ml में कितनी मात्रा है, वही मात्रा क्या कहलाती है? उस गैस का क्या कहलाती है? अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट या अवशोषण गुणांक कहलाता है। आप बड़ी आसानी से ये परिभाषा बोल सकते हो। भाई विलायक का 1 घन सेमी है या फिर 1 ml है, उसमें गैस कितनी घन सेमी या कितनी ml घुली हुई है, वो घुली हुई जो मात्रा है वही उस गैस का क्या कहलाएगा? अवशोषण गुणांक या अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। अब आप एक बात समझ गए होंगे, अवशोषण गुणांक का मान बढ़ने पर, किसका मान? अवशोषण गुणांक का मान बढ़ने पर, गुणांक का मान बढ़ने पर गैसों की दरों में विलेयता क्या होती है? गैसों की दरों में विलेयता, गैसों की दरों में विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। ये ध्यान रखना अपने को। अवशोषण गुणांक का मान बढ़ने पर गैसों की द्रव्यों में विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। ये तो आपने ऊपर से आप देख भी सकते हो अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं। इस परिभाषा में भी अपने को ये चीज समझ आ सकती है। तो ये चीज आपको सबको क्लियर हुई। अवशोषण गुणांक। अब अपन बात करेंगे गैसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों की। अब बात करते हैं अपन गैसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले कारक, पहला फैक्टर पढ़ेंगे अपन गैस की प्रकृति। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? गैस की प्रकृति, द नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, गैस की प्रकृति। देखो यदि कोई भी गैस होती है वो द्रव्य के साथ क्या कर ले? क्रिया कर यौगिक बना ले। क्या बना ले? यौगिक। तो उसकी विलेयता क्या होगी? उस गैस की विलेयता क्या होगी? द्रव्य में अधिक होगी। ये चीज समझ में आई क्या आपको? क्या कहा मैंने? गैस की प्रकृति, किसकी? नेचर किसकी? गैस की।
यदि गैस जल के साथ या द्रव विलायक के साथ, अपन गैस की दरों में या फिर अपन कहते हैं गैस की जल में, जल द्रव ही है, गैस यदि गैस जिस जल में घुल रही है, जिस द्रव में घुल रही है, उसके साथ क्रिया कर यदि यौगिक बनाती है, क्रिया कर यौगिक या फिर उसके साथ क्रिया करती है और यौगिक का निर्माण करती है और यौगिक क्या हो जाता है, कि आयनित हो जाता है, तो उस गैस की विलेयता क्या होती है, अधिक। जैसे मैं बात करूं, जैसे अमोनिया है, जैसे HCl है, जैसे SO2 है, ये सभी जो गैसेज हैं ये जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी, NH4OH। ये जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी, लिक्विड में, और ये जल के साथ क्या क्रिया, H2SO3। तो इन सभी की जल के साथ सभी क्या कर रही है, क्रिया कर रही है, तो इन सभी की विलेयता क्या रहेगी, अधिक रहेगी। ये बात समझ में आई क्या अपने को? यानी जो गैसें द्रव अथवा जल के साथ क्रिया करके यौगिक का निर्माण कर लेती है, उनकी विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। कुछ गैसों के अवशोषण गुणांक का घटता हुआ क्रम मैं यहां पर डिनोट कर रहा हूं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। कुछ गैसों के अवशोषण गुणांक का घटता हुआ क्रम, गैसों के अवशोषण गुणांक का घटता हुआ क्रम। क्या इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, विलेयता का घटता हुआ क्रम? अवशोषण गुणांक की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, यहां पर क्या बोल सकते हैं, विलेयता का घटता हुआ क्रम भी इसको बोल सकते हैं। जैसे NH3, इसका अवशोषण गुणांक ज्यादा, फिर HCl, फिर ये SO2, फिर H2S। अब इसमें बता सकते हैं सबसे अधिक अवशोषण गुणांक किसका है, अमोनिया का। तो अमोनिया की विलेयता क्या रहेगी, यहां पर सबसे ज्यादा रहेगी, और फिर अवशोषण गुणांक कम किसका हो गया, HCl का। HCl की क्या रहेगी, कम रहेगी, और फिर SO2, फिर H2S, फिर CO2, फिर C2H2। C2H2 को अपन क्या कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं इसको, और फिर अपने क्या जाएगी O2, और फिर क्या जाएगी लास्ट में N2। ये है गैसों के अवशोषण गुणांक का घटता हुआ क्रम। ये तीन गैसें तो मैंने यहां पर आपको बताई है, ये है। फिर ये, तो इसमें सबसे ज्यादा अवशोषण गुणांक कौन सी गैस का है, अमोनिया का, और सबसे कम कौन सी गैस का है, नाइट्रोजन का। तो ये मैंने कुछ गैसों के अवशोषण गुणांक का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसके बारे में भी बात करी है या चर्चा करी है। ये बात आपके समझ में आई। अब यहां पर मैं कुछ एक दो चीजें और बताऊंगा। जो O2 है, ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। विलेयता क्या होती है, या फिर मैं लिख दूं अधिक होती है। आप सभी जानते हो ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता क्या होती है, अधिक। इसका आंसर क्या है, क्यों है अधिक, क्योंकि रक्त में क्या पाया जाता है, एक वर्णक, जिसको क्या कहते हैं अपन, हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं इसको, हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना लेती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसी के रूप में हमारे शरीर में रक्त द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न भागों में जाता है ऑक्सीजन लेकर के रक्त द्वारा, और वहां पर ऑक्सीजन की क्या करता है, आपूर्ति। तो O2 की रक्त में अधिक विलेयता का कारण क्या है, ऑक्सीजन रक्त में उपस्थित वर्णक हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेती है, इस कारण इसकी विलेयता क्या है, अधिक है। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब मैं कहूं कुछ स्थायी गैसें हैं, जैसे O2, N2 और H2, या फिर मैं यहां पर ले लूं CO2। ये जल में तो कम घुलती है, जल में कम, और एथेनॉल में इनकी विलेयता क्या रहती है, एथेनॉल में इनकी विलेयता क्या रहती है, अधिक रहती है। इसका कारण ये है, ये अध्रुवीय गैसें हैं, किसमें घुलती है, अध्रुवीय विलायक है।
तो ये ध्यान रखना, N2H2 और CO2 जल की तुलना में किसमें अधिक घुलती है, एल्कोहल में या फिर एथेनॉल में। तो ये अध्रुवीय गैसें हैं। एथेनॉल क्या है, कार्बनिक विलायक है थोड़ा, तो इसमें कार्बनिक विलायक में घुलेगी या फिर अध्रुवीय विलायक है। तो इसमें गैसों की दरों में विलेयता अपन बिंदु पढ़ रहे थे। अब ये दरों में घुल करके वास्तविक विलयन का निर्माण करती है। नंबर 1 क्लियर। अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं, विलायक के एक घनसेमी या 1 ml में उपस्थित गैस की घनसेमी या ml में मात्रा क्या कहलाती है, अवशोषण गुणांक। यदि जिस गैस का जितना ज्यादा है उसकी विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी। फिर गैसों की द्रव में विलेयता या जल में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ा। उसमें सबसे पहला कारक पढ़ा था नेचर ऑफ गैस, गैस की प्रकृति। यदि गैस द्रव के साथ या जल के साथ क्रिया कर यौगिक बना रही है, जैसे NH3, HCl, SO2 क्रिया करके ये यौगिक बना रही है, तो इनकी विलेयता क्या रहेगी, अधिक रहेगी। कुछ गैसों के अवशोषण गुणांक का घटता हुआ क्रम मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद में मैंने बताया ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता अधिक होती है, क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो रक्त में, जो हमारे शरीर में रक्त के साथ जाकर के ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। फिर मैंने कहा इन गैसों की जल की तुलना में एथेनॉल में ये क्या होती है, अधिक विलेय होती है। क्लियर हुई है बात सभी को। अब अपन दूसरा प्रभाव पढ़ते हैं। पहला था गैस की प्रकृति, अब इसका दूसरा है विलायक की प्रकृति। दूसरा कारक अपन पढ़ेंगे इसका, विलायक की प्रकृति। अब यहां पर वही बात है, यदि ध्रुवीय गैस है, जैसे HCl किसमें घुलेगी, ध्रुवीय विलायक जल में घुलेगी। क्लियर हुई क्या बात। तो HCl किसमें घुलेगी, जल में घुलेगी, क्योंकि ये कैसी गैस है, ध्रुवीय गैस है। ध्रुवीय गैस किसमें घुलेगी, ध्रुवीय विलायक में। तो क्या ये बेंजीन में घुलेगी, क्या बेंजीन में क्या रहेगी, ये अल्प विलेय। बेंजीन में क्या रहेगी, बेंजीन में अल्प विलेय रहेगी। तो बेंजीन में इसकी विलेयता क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि बेंजीन कैसा विलायक है, कार्बनिक विलायक। कार्बनिक विलायक में HCl की विलेयता क्या रहेगी, कम रहेगी। ये चीज क्लियर हुई है आपको। इसी प्रकार जैसे CO2 की विलेयता किसमें ज्यादा रहेगी, CO2 की विलेयता बेंजीन में अधिक रहेगी, और जल में क्या रहेगी, इसकी विलेयता कम रहेगी, क्योंकि ये अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में, ये ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में। जैसे अपन में ठोसों में पढ़ा था, समान समान को घोलता है, वही चीज यहाँ पर है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या कारण है HCl जल में अधिक विलेय है परंतु बेंजीन में कम विलेय है। कारण क्या है, HCl ध्रुवीय है और जल ध्रुवीय विलायक है, इसलिए ये इसमें अधिक घुलेगी। बेंजीन कैसा विलायक है, अध्रुवीय विलायक है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो। बस इतना ही है विलायक की प्रकृति। अब अपन इसमें एक अंतिम प्रभाव पढ़ेंगे, वो है तापमान का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, या ताप का प्रभाव। इसके बारे में अपन बात करेंगे। तीसरा है ताप का प्रभाव। देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब आप सभी जानते हो कि गैसों की दरों में विलेयता, ताप बढ़ाने पर क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि गैस के अणु जो घुले हुए हैं वो ताप द्वारा गतिज ऊर्जा ग्रहण करके बाहर निकलने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात वो द्रव की सतह को छोड़कर स्थानांतरण गतिज ऊर्जा द्वारा बाहर चले जाते हैं। तो आप बता सकते हो गैसों की दरों में विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने पर गैसों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इस कारण वो द्रवों की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। अतः गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी या घटेगी। ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता क्या होती है, घटती है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ताप बढ़ाने पर क्या होती है, स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और ये गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वो द्रव की सतह को छोड़कर के गैस के अणु बाहर निकलने लग जाते हैं। ये चीज आपको क्लियर
हुई। अब मैं इसमें बताता हूं एक दो गैसों के बारे में, एक तो है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। एक तो है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। इन दोनों गैसों की विलेयता, गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ये अपने को ध्यान रखना है। हाइड्रोजन और जो हीलियम है, इन गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अब ऐसा क्यों है? देखो, केवल संकर, मैं इसका स्पष्टीकरण आपको दे देता हूं। संक्रमण ताप होता है, ये होता है हाइड्रोजन के लिए -80 डिग्री सेंटीग्रेड और हीलियम के लिए होता है -240 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है? संक्रमण ताप। इस ताप के नीचे, इस ताप हाइड्रोजन और हीलियम को क्रम से इनके तापों के नीचे यदि गर्म करें, इन तापों से नीचे, तब इनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। ये सामान्य तापमान 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप ताप बढ़ा करके इन गैसों की विलेयता को बढ़ाना चाहो तो वो संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो गैसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव, ध्यान ये रखना है, ताप बढ़ाने पर गैस के अणु की स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे वो द्रव की सतह को छोड़कर बाहर निकलने की प्रवृत्ति रखेंगे और उनकी विलेयता क्या होगी? घटेगी। परंतु हाइड्रोजन और हीलियम गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ये अपने को ध्यान रखना है। और वो क्यों बढ़ती है वो बता दिया मैंने। एक संक्रमण ताप है, ये बहुत ही कम रहता है। इस ताप के नीचे यदि इनको गर्म करें तब इनकी विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। जैसे इस ताप के नीचे अगर हाइड्रोजन को द्रव में गर्म करें तो इसकी विलेयता बढ़ेगी, हीलियम को इस ताप के नीचे गर्म करेंगे तो हीलियम की विलेयता किसी द्रव में बढ़ती है। ये इसका प्रभाव था, ताप का प्रभाव। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब इसका जो अंतिम इफेक्ट होगा वो होगा दाब का प्रभाव। किसका प्रभाव होगा? दाब का प्रभाव। चौथा फैक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। और वो दाब का प्रभाव गैसों की दरों में विलेयता को सर्वाधिक प्रभावित करता है। क्या करता है ये? सर्वाधिक प्रभावित। ये प्रभाव गैसों की दरों में विलेयता को सर्वाधिक प्रभावित करता है। और इस प्रभाव का अध्ययन किसने किया? हेनरी ने किया। और एक नियम दिया जिसे क्या कहते हैं? हेनरी का नियम। क्या बताता है? गैसों की दरों में विलेयता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन किया। क्या करा? गैसों की दरों में विलेयता पर दाब के प्रभाव के बारे में इन्होंने बताया था। और वही नियम क्या है? हेनरी का नियम। इस नियम के बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अच्छे से पढ़ना है, रिकैप करना है। थैंक यू।